चले चलिए चलना ही दलील कामरानी है। कामरानी मतलब सफलता है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आज हम एक ऐसे युवा से संवाद करेंगे जो बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ा जूझा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। आपको यकीन नहीं होगा, 5-6 एक्सीडेंट उनके बचपन से युवावस्था आते आते हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी शुरू में ज़रूर पढ़ाई में थोड़े डफर रहे, लेकिन बाद में टॉपरों की श्रेणी में, और देश में ही नहीं अमेरिका में जिन्होंने 15 साल लगभग पढ़ाई भी की, नौकरी भी की, और फिर वापस आके अपने देश में बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनको कई बार लगता है कि युवाओं को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलना चाहिए। उनके जो मन में होता है उसको करने के लिए सिस्टम में वो व्यवस्था होनी चाहिए कि हम वो कर सकें। उनका मानना है कि देश में युवा प्रतिभाएं हैं, उनको पर्याप्त मौका मिलना चाहिए, और वे ऐसे ही किसी प्रयास में अभी भी लगे हुए हैं कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन इस युवा की संघर्ष भरी कहानी आज सार्थक संवाद के माध्यम से अपने युवाओं को इसलिए बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी न निराश हो, न थको, न हारो, न उदास हो, न आप अवसाद में जाओ, न नशे की गिरफ्त में जाओ, केवल और केवल काम करते रहो। तो आज आप ये संवाद ज़रूर सुनिए और जीवन में प्रेरणा लीजिए एक ऐसे युवा से जो लगातार प्रयास कर रहा है हर क्षेत्र में जाके। तो कल्कि जी, आपका सार्थक संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सार्थक संवाद के माध्यम से जो भी सकारात्मक काम करते हैं उनको लोगों के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो हमें थोड़ा आप बताइए कि आपके शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ रही आपके। मैंने सुना 4-5 एक्सीडेंट भी हुए पढ़ाई। तो आपने इंडिया में अमेरिका जाने के पहले का थोड़ा सा सफ़र बताएं कि आपने क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल, पहले तो युवा बोलने के लिए धन्यवाद। जब पैदाइश हुई थी तो फूड पाइप चोक था। तो आई थिंक 2-3 दिन में ही डॉक्टरों ने ये सोचा कि ये शायद नहीं बच पाएंगे। पैदा होते ही मौत का खतरा, क्योंकि खा पी नहीं पा रहा था कुछ। अच्छा। तो एक डॉक्टर उस समय, क्योंकि अपनी उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई लेवल की नहीं थी, पर किस्मत थी शायद से, जैसी कहानी सुनिए कि एक डॉक्टर को बात समझ में आ गई कि फूड पाइप चोक है, और उनने 3rd डे ऑपरेट किया तो बच गए। अब उस समय की कहानी तो ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है, पर ये रहा था। फिर बचपन से ही थोड़े उद्दंडी हैं, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं 5th-6th में रहूँगा और तब मेरा वेट था 50-60 किलो। तो उसके कारण काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रहे। मैं गिरता बहुत था, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। 2-3 एक्सीडेंट्स तो ऐसे रहे कि बेसिकली जाना पक्का था, फिर भी हर बार बचते रहे। सर फूट गया था मेरा, मेरे हिसाब से 2 या 3 साल का था, तभी पिलपिला पड़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर थोड़ा भी और कुछ हुआ तो ये निपट जाएंगे। तो उसमें मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था बचाने में, पापा का, मम्मी का। तो ये बेचारे परेशानी होते रहे मेरे चक्कर में, मंदिरों के चक्कर काटते रहे कि इसको कैसे भी बचा लें, इस टाइप का रहा। तो वैसी लाइफ अपब्रिंगिंग वैसी रही। फिर थोड़ा बुली भी बहुत होते थे, तो वो भी एक अजीब ही, बचपन में आपको समझ में नहीं आता, लोग उस बात को समझ नहीं पाते। उससे संघर्ष रहा। पढ़ाई में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं याद नहीं कर पाता चीज़ें। अब वो क्यों है मुझे नहीं समझ में आया, पर मैं याद नहीं कर पाता था। दिमाग मेरा तेज़ था। मतलब आप किसी भी क्लास में 50-60 बच्चे हैं तो उनमें मतलब मेरा इतना तो रहता था कि लोग समझते थे कि आदमी समझदार है, इसको चीज़ें समझ। मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था, पर कभी 60 के ऊपर नंबर नहीं आते थे क्योंकि मैं याद नहीं रख पाता था फॉर्मूले। तो वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उस टाइप के मेरे लाइफ भर कुछ ना कुछ संघर्ष चलते रहे। 2-3 बार मैं पास होते होते, मतलब फेल होते होते बचा। फिर 1st सेमेस्टर में मेरे 2 बैक लग गए थे। पर जब मुझे बात समझ में आने लगी, क्योंकि तब तक मेरा दिमाग थोड़ा सा मैच्योर होने लगा था, मैं सेल्फ एनालाइज करने लगा कि भैया मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो फिर मैंने उसको समझकर उसके रास्ते खोजने चालू किया। तो जहाँ मैं 1st सेमेस्टर में मेरे 2 बैक लग रहे हैं,
वहाँ मैं 5th सेमेस्टर में टॉप 3 में कॉलेज में आ गया था, मतलब 82% बन गए थे, जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं बने। तो उस बात से फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ, मुझ में कुछ बात हो सकती है। ज़िंदगी भर तो हम यही सोचते रहे कि हम मतलब पास भी नहीं हो पाते, दौड़ नहीं पाते, 100 मतलब 10 मीटर नहीं दौड़ पाता था मैं, ये हालत थी। और फिर एक लिमिट आई जहाँ पर मैंने बोला कि नहीं यार, अब कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसी ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। तो मैंने बोला क्या करें। फर्स्ट ईयर में मैंने जिम चालू किया। मेरे को कुछ सीनियर्स ने मोटिवेट किया, कुछ मेरे भाई ने मोटिवेट किया, तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज़ जो आज भी मैं शायद थोड़ा लैक करता हूँ, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपकी सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। और जब आप अपनी बॉडी को सही रखने लगते हैं तो आपका दिमाग सही चलने लगता है, आपकी समझ अच्छी होने लगती है, और आप फिर एक्टिवली रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई का ज़रिया सोच बदली, क्योंकि मैंने बोला अब मैं रट तो सकता नहीं हूँ, तो नंबर कैसे आएंगे। तो मैंने इन डेप्थ जाके पढ़ना चालू किया और रटने की जगह उसको अपने जहन में बैठाना चालू किया। तो फिर मेरे को कहीं भी सोचना नहीं पड़ता था और मैं खटाखट आंसर्स लिख सकता था। उस तरीके की एक ट्रिक जो मेरे को समझ में आ गई, वो मुझे आज तक ज़िंदगी में मदद कर रही। जैसे पढ़ाई के बाद जब काम चालू किया तो कई ऐसे केस रहे कि वो लोग उस पे 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं, पर वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। और एक केस तो ऐसा था, जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी अमेरिका में, वो बेसिकली कंपनी को 1.5 मिलियन का लॉस चल रहा था। मैं इंटर्न हूँ, मैं मतलब नया बच्चा हूँ जो कॉलेज से निकला हूँ, और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, और वो सिस्टम वो 1.5 साल से सही करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने विद इन आई थिंक 3 हफ्ते में ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो लहर चली है कि ये तो कुछ अलग ही इंसान आ गया है, तो वो मुझे आगे प्रोपगेट करती रही। क्या फिर इसी लहर और इसी महत्वाकांक्षा बड़े करने के उद्देश्य से आप अमेरिका गए? हाँ, मतलब अब उस समय भी और आज भी मेरे हिसाब से अपन यही समझते हैं कि अमेरिका हर चीज़ बेहतर कर रहा है। तो बेहतर कैसे करता है और क्यों कर पाता है, और भाई इंसान तो वो भी हैं, हम भी हैं। उस समय तो हम बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन में रहते थे कि वो अरे अमेरिका है, अमेरिकन लोग हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर हम उस काबिल नहीं होते तो एक लड़का जो यहाँ पास नहीं हो पाता था, वहाँ की यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स में मेरा GPA रहा था ऑलमोस्ट 3.7 3.8, और बेसिकली वहाँ भी टॉपर रहा हूँ। आपने वहाँ क्या क्या कोर्स किए और क्या नौकरी की वहाँ पर? मैंने जब यहाँ से मास्टर्स करने गया था तो तब मुझे गेमिंग का बड़ा शौक़ था। तो वो तो हमारे यहाँ तब होती नहीं थी, अभी भी उस लेवल पे नहीं हो पाई है। तो बेसिकली मुझे गेमिंग सीखना था। पर जब यहाँ से गया तो मेरी डिग्री थी मास्टर्स इन टेक्निकल प्रोडक्शन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसको गेमिंग की तरफ गियर कर दूंगा, मैं गेमिंग सीख लूँगा। तो जब वहाँ पहुँचा तब पता चला कि अगर आपको एक्चुअल कोर गेमिंग सीखनी है तो आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी, और मैं करने गया था मास्टर्स। अब मैं दोबारा से तो बैचलर्स कर नहीं सकता था, तो मैंने बोला ठीक है चलने दो। तो मैंने मास्टर्स चालू कर दी, पर साथ में मैं कोर्सेज लेता रहता था, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप कितनी भी क्लासेस पढ़ सकते हैं कभी भी। तो मैंने बेसिकली पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग सीखना चालू किया, और बैचलर्स में अपना बेसिकली गेमिंग सीखना चालू किया। और फिर पापा की हमेशा से इच्छा थी कि मैं फ़िल्म डायरेक्टर बनूं, तो सेकेंड ईयर में मैंने फ़िल्म चलाना सीख लिया। क्योंकि क्या है वहाँ पे, अब आप गेमिंग में भी जाते हो तो गेमिंग बहुत कुछ फ़िल्म की तरह होती है, तो उसमें सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैंने बोला कि मैं अपने आप को उस तरीके से गियर कर लेता हूँ कि मैं फिल्मिंग के थ्रू गेमिंग में उतर जाऊँगा। तो मैंने VFX सीख लिया, मैंने एडिटिंग सीख ली, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, और साथ में प्रोग्रामिंग के हायर क्लासेस ले लिए, एनिमेशन सीख लिया। उन सब के साथ में मैं अपनी मास्टर्स भी कर ली। ये फिल्म कौन सी थी जो आपकी कंप्लीट हो गई लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई?
क्या था उसमें, कहाँ से आइडिया आया उस फिल्म का? तो पिक्चर का नाम है द ओम्स लॉ। द ओम्स लॉ, अच्छा, जो अपना ओम है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब दुनिया जब स्टार्ट हुई तो ओम पहला वो था, नाद। तो उसके बेस पे मैंने ये बनाई। मैंने ये सोचा कि अगर मान लो अब मेरा नाम भी क्या है, कल्कि, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, अब मैं क्या बताऊँ, नाम ही है कल्कि खैरा, कल की अवतार कलयुग में हो ना। अब मैंने बोला कि पिक्चरें तो मैं बहुत देख रहा था उस समय, उस टाइप की पिक्चर नहीं बनी थी कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। मैंने बोला अगर कल्कि आज के समय में एक्चुअली आ गए होते, क्योंकि कलयुग है, अच्छा कल्कि के पास कोई शक्ति भी नहीं हो सकती, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती और वो किस टाइप के चैलेंजेस हैंडल करते। अब आप अमेरिकन सोसाइटी में हो जहाँ पे बोलते हैं कि लव योर नेबर। अब लव योर नेबर बोलना बात अपनी जगह सही है, पर अगर आज जीसस भी उनके पास आते तो वो तो ब्राउन थे, हमारी तरह दिखते थे, कुछ कुछ मिडिल ईस्टर्न थे, वो उनकी तरफ अधिकतरों का जो रुझान होता वो खराब होता। तो ऐसी संस्कृति में अब आज कल्कि भी आ जाएं तो उनकी क्या हालत होगी, ये आपने इमेजिन किया? और मैंने बोला कि मैं इस पे पिक्चर बनाता हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने वैसी रखी थी कि वैन वाइल्डर और वहाँ के जो कैरेक्टर्स है टिपिकल, जो वो सोचते हैं कि एक इंडियन आदमी ऐसा होगा, मैंने उस टाइप के कैरेक्टर को दिखाया कि हमारे इंडिया में अच्छे लोग भी हैं, मज़ेदार लोग भी हैं, और फिर उसको यूज़ करते हुए मैंने ईस्ट वर्सेस वेस्ट और वो सब, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो वॉर हो चाहे कुछ हो, इन चीज़ों को लेते हुए बना रहा था। तो अच्छी बन गई थी। अभी भी उसकी बातचीत चल रही है कि कुछ लोगों की इच्छा है कि वो दोबारा बने, अच्छा। क्योंकि अब तो 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब तो नए फॉर्मेट में बनेंगे। लगभग 15 साल अमेरिका में रहने के बाद पुनः अब भारत आ गए, अपने देश में आ गए। जी जी। तो अब यहाँ क्या आप कर रहे हैं शुरू, क्या स्टार्टअप आपका है? अभी तो मैं ऑटोमेशन में मैनेजर हूँ। अच्छा। साथ में मेरी दिली तमन्ना है कि मैं मतलब एक्शन ओरिएंटेड टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ बनाऊँ, पर कुछ अलग हो, कुछ मज़ेदार हो, जो सोचने पे मजबूर करे, जिसमें कहानी भी ऐसी हो कि आप उससे बंधे रहें, पर एट द सेम टाइम आप भी सोचें कि यार बात मुद्दे में तो दम है। ऐसी मेरी चाहत है। कल की एक सामान्य युवा जैसे नहीं सोचते, परिस्थितियाँ भी सामान्य नहीं मिली, कल की अलग सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अब अगला जो होगा, क्या इमेजिन करें हम कि क्या कल की के विचारों में चल रहा है? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो मैं फील करता हूँ, जो मैं अपने बचपन में भी फील करता था, भाई हमारे यहाँ पॉजिटिविटी बहुत है, हर चीज़ अच्छा है, पर जो आज के युवाओं में कई संदेह हैं, जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, जिनको रास्ते नहीं दिख रहे हैं। अब मैं रास्ते तो प्रोवाइड नहीं कर सकता अभी हाल फिलहाल, पर कोशिश रहेगी कि एक दिशा निर्देश दे सकूं। जैसे इसके लिए मैंने कई बच्चों को एआई पढ़ाया, क्लासेस भी ली, वो लोग बड़े खुश हुए। उनको मतलब एआई बोलने वाले बहुत हैं, यूज़ करने वाले बहुत हैं, पर उसको समझाने वाला कोई नहीं था, और उसका आगे उपयोग कैसे हो सकता है, कैसे फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है, वो बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि एआई तो अब हर तीसरे दिन बदल रहा है। एआई के बारे में थोड़ा बताओ ना, आपका बहुत अच्छा इस पर अध्ययन है, रिसर्च है। एआई एक बहुत बड़ा जंजाल है। पहले मैं बहुत इससे प्रभावित था, बहुत खुश था, और मैं अभी भी हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एआई जो है, हर जैसे सॉफ्टवेयर था, हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमको 1.5 साल लगते थे, ठीक है। 1.5 साल में जब तक हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते थे, सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती थी। तो अब वो 1.5 साल के बाद हमको 6 महीने नई टेक्नोलॉजी को लेकर उसको फिर से बनाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अभी भी है। अब क्या हो गया है, एआई के कारण हम किसी भी चीज़ को बनाने बैठते हैं तो हम 2 महीने भी उस पर काम नहीं कर सकते, और पूरा का पूरा स्कोप ही चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट फेज़ में है। तो उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि आप किसी चीज़ को मैच्योरिटी पे ला पाओ और उसको लॉन्च कर सको,
क्योंकि मार्केटिंग में, यूज़ करने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप डिज़ाइन करने में ही 2 हफ्ते निकाल दे तो 2 हफ्ते में टेक्नोलॉजी बदल रही है। एआई ऐसा बवंडर बन चुका है, पर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि अब जो काम करने में हमको 1.5 साल लग रहा था, अब वो हम 3 महीने में एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, एआई के कारण अभी से सब ये कह रहे हैं कि नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, बहुत रिस्क बढ़ रहा है। भाई नौकरियां नहीं ख़त्म होंगी, ये बात तो हम उसके लिए भी कहते थे जब इंडस्ट्री पहली बार आई थी, जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। अब हम सबकी नौकरियां जा रही हैं, अब मशीनों से कारें बन रही हैं, तो कार बनना कम हो गई क्या? जब कंप्यूटर आया था तब भी यही कहा गया था। अब उससे 10 गुना ज़्यादा नौकरियां हो गई हैं। तो क्या होता है कि सोसाइटी आपकी बदलती है, अडॉप्ट करती है, और फिर जो काम आप 1.5 साल में कर रहे हो वो आप अगर 3 महीने में कर पा रहे हो तो आपकी सोच बदल जाती है, आपका दायरा बदल जाता है, आप और ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो और आपको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एआई क्या है, वो इंसानों को रिप्लेस शायद ना कर पाए, ऑल्दो जनरल एआई जो है, जो हमारी तरह सोच पाएगा, जो अभी भी 5 साल दूर है, वो शायद हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कॉपी कर लेगा, पर वो मास मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्या है कि एक जनरल एआई चलाने के लिए आपको मान लीजिए 10 करोड़ की मशीन की ज़रूरत है। कितनी 10 करोड़ की मशीनें लग जाएंगी? नहीं लगा सकते ना हम उतनी। हमको इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको असिस्ट कर सकता है एआई, और ये काम होगा। जैसे कि आपने पापा वाले एपिसोड में बताया था कि 90 डिग्री का पुल बन गया और उसकी निंदा हुई, राइट? ऐसे काम शायद ना हो पाए। क्यों? क्योंकि हम ऐसी गार्ड रेल्स लगा देंगे एआई के थ्रू, जो कि पहले ही बता देगा कि ये गलती है और इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा। तो इससे सरकार को बहुत हेल्प मिलेगी। जब सरकार कोई अच्छी पॉलिसी निकालेगी तो उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो सके, उसमें एआई बहुत हेल्प करेगा, और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं उन चीज़ों में हेल्प कर सकूँ। कल की को हम देखते हैं कि इस अवस्था में भी दार्शनिक अंदाज भी है, आध्यात्मिक अंदाज भी है, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो जो युवा अवसाद में है, नशे में जा रहे हैं और जो परेशान हो जाते हैं सिस्टम, तो क्या आप संदेश देना चाहते युवाओं को कि रास्ता हर हाल में मिलेगा, आप अपने काम पे लगे रहिए, परिस्थितियाँ एक न दिन अनुकूल होंगी, क्या आप कहना चाहते हैं? जनरल वे में तो इंसान यही कहेगा, मैं थोड़ा उससे हट के बात करूँगा। मेरे लिए हर परिस्थिति से जूझना और निकलना आसान क्यों रहा? पहले मैं पूजा भी बहुत करता था, मैंने वो भी बंद कर दी, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली है, अगर आप एक्चुअली भगवान पे भरोसा करते हैं और भगवान को मानते हैं, तो हमेशा क्या कहा गया है कि भगवान के भरोसे सब छोड़ दो और डरना छोड़ दो, सरेंडर करना सीखो। समर्पण जिसको कहते हैं, वो सही रास्ते पे आपको अपने आप ले जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो उतना सोच ही नहीं सकते। जब आप उस लेवल पे सोच नहीं सकते, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि कल 2 बजे मेरे साथ क्या हो सकता है, तो मैं क्यों प्लान करूं, मैं क्यों परेशान हूं, और मैं क्यों अपने बाल उसके चक्कर में झड़ा दूं? मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मेरे लिए जो होना है, अच्छा या बुरा, हर एक आपके लिए एक लेसन होता है। बुराई से भी आप, बुरे इवेंट से भी आप ये सीखते हैं कि मुझसे क्या गलती हो रही है और उसे कैसे बेहतर करना है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका से लौटने के पहले, मेरे हिसाब से 1.5-2 साल पहले, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वेट लिफ्टिंग बहुत हैवी करता हूँ। मतलब हैवी इन द सेंस कि अभी मैंने कल परसों 200 किलो का चेस्ट प्रेस लगाया। अच्छा, 200 किलो। अभी भी जिम जाते हैं? हाँ, अभी भी रेगुलर। लेग प्रेस मेरा पहुँच चुका है, अभी दोबारा से मैं 700 किलो पे पहुँच चुका हूँ। मेरा हाईएस्ट है 1000 किलो, जो कि मामूली बात नहीं है। मेरे पापा बोलेंगे कि अरे ये कोई बोलने वाली बात है, पर नहीं, इसके कारण एक कॉन्फिडेंस आता है, आप में एक स्थिरता आती है। तो मैं उसको उस नज़रिए से करता हूँ। ये भी मेरे लिए एक तरीके से पूजा, ये मेरे को फिट रखता है। मैं आज 40 साल का हो रहा हूँ और आप मुझे युवा बोल रहे हैं। नहीं तो युवा तो है राइट। तो आपके लिए मैं युवा हो सकता हूँ। मेरे सारे दोस्तों के, मतलब अधिकतरों के बाल झड़ गए हैं, वो वैसे नहीं दिखते जैसा मैंने अपने आप को मेंटेन किया, और उसके लिए मैं रोज़ बाकायदा 3 घंटे लगाता हूँ। पर इस जिद के चक्कर में क्या हुआ था कि मेरे से एक गलती हो गई और मेरी कमर में एक ऐसी इंजरी हो गई कि मैं जहाँ लार्ज साइज़ था, मैं ट्रिपल एक्सेल हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना बंद हो गई थी, और मेरे को सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप शायद
कभी भी ना जिम जाना छोड़ो, आप दोबारा से चलना फिरना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके की डिप्रेशन में होते हैं, 6 महीने में बहुत डिप्रेशन में था और सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो था खाना। तो वो लार्ज से मैं XXL 4XL पहुंच गया था। तब मुझे एक बात समझ में आई कि रास्ता जो दिखाता है वो भगवान ही दिखाता है। भगवान ने ही मुझे बोला कि जा वापस जा। एक तरीके से उन्होंने मैसेज मुझ तक पहुंचा दिया, जिम वापस जाओ, तुम सब ठीक हो जाओगे। ये डॉक्टरों को शायद ये बात, अब अमेरिकन डॉक्टर हैं, वो शायद हो सकता है उनके अपने कारण है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, पर वो आपको शायद सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। जब जिम जाना चालू किया तो आंसू आते थे। क्यों? क्योंकि जो आदमी 100 पाउंड का डंबल ऐसे उठा रहा है, वो 5 पाउंड का डंबल हिला भी नहीं पा रहा है। मैं उस लेवल तक आप मतलब खुद से घृणा होने लगी थी, पर मैंने भगवान की मानी, भगवान की सुनी और उसी रास्ते पे चलता रहा। और बाकायदा जैसे मैं 1000 किलो की जो बात कर रहा हूँ, पहले जो चीज़ में 500 किलो भी नहीं लगाता था, 300-400 किलो लगाता था, उनने मुझे इस लेवल पे पहुंचा दिया कि मैं 1000 किलो लगा पाऊँ। फाइनेंशियली मैं 3 बार बर्बाद हो चुका हूँ, मतलब लिटरली 0 से नीचे जा चुका हूँ, और तीनों बार भगवान ने मेरे को खड़ा किया है। तो समझ सकते हैं कि ईश्वर आपकी मदद हर हाल में करेगा। आप केवल ईमानदारी से अपना कार्य करते चलें। आज हमने इसीलिए कल्कि जी से सार्थक संवाद किया है कि उनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए हैं और न देश दुनिया भी घूमी है, लेकिन वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और यही वो संदेश देना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से काम करो, ईश्वर आपको रास्ता भी दिखाएगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। कह सकते हैं कि ये पंक्तियाँ कल्कि पर फिट हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा इनसे ले सकते हैं कि थक गए पाँव थके नहीं हम, रुक गए सब रुके नहीं हम, न जीत की खुशी न हार का गम, चूक गए लक्ष्य चुके नहीं हम, और एक दिन सबको लक्ष्य मिलेंगे। आप इस उम्मीद में काम करते रहिए। गीता का भी निचोड़ यही है कि किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, किए बिना कुछ मिलता नहीं, कार्य करता जा, पुकारता जा, मदद तैयार है। तो ईश्वर वैसे ही मदद करने को तैयार है जैसे हमारे माँ बाप, गुरु, परिजन हमारे साथ रहते हैं, तैयार रहते हैं कि आप करो, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम किसी और शख्सियत के साथ आप सार्थक संवाद करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। और आपको यदि ये सार्थक संवादों का जो सिलसिला चल रहा है, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि और मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सार्थक संवाद करना चाहता हूं और आपके सुझावों के आधार पर करना चाहता हूं। कल्कि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे और एक अच्छा चर्चा की।